नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या ये अमृतकाल का बजट है? सरकार इसे अमृतकाल का बजट बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को आज बहुत आस थी इस बजट से। तमाम उम्मीदें जो मध्यम वर्ग ने भी बांध रखी थी इस बजट से। क्या इस बजट के आने के बाद जो दावे किए गए हैं कि किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है, किसान इस बजट के आने के बाद क्या खुश हैं? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्या वाकई किसान मानते हैं कि ये उनके लिए परेशानियों के अंत वाला बजट है? क्या उनके लिए ये अमृतकाल का बजट है? देखिए इस रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावी बयार बह रही है और इस बयार के मुख्य किरदार हैं किसान। एक बड़ी आबादी किसानों की मतदाता है और किसे नहीं मालूम कि ये किसान ही चुनाव में भाग्य विधाता है। इसीलिए बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताते हुए बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुए 10 अहम ऐलान पर गौर कीजिए। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. किसानों के लिए ये बजट किस हद तक कारगर होगा, ये पीएम मोदी ने भी बताया। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने बजट में 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात कही है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। इसके तहत 1,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. लेकिन बजट में पीएम किसान निधि की राशि में इजाफे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, न ही कोई ऐसा क्रांतिकारी ऐलान जिससे किसानों की आय में इजाफा होता हो। ऐसे में किसान नेता क्या सोचते हैं, देखिए। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? वो डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर। वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। जो सोलर्स पे इंडस्ट्रीज को देने की उन्होंने बात करी वो भी उसी में दिखाएंगे। वो कर्जा उसमें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इरिगेशन में जो 4 नदियों का जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी उसी में दिखाएंगे। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम क्या के जोड़ो? हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई
हम 14 दिन में, गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा। क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? डिजिटल इंडिया आ गया ना, तो उससे जोड़ दो हमें को भी। सरकार कह रही है कि बजट में किसानों को बहुत कुछ दिया गया है, और किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। भाई कहाँ दे रहे हैं वो भी तो बता दो। हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये, कहाँ से दे रहे? किसान ना तो इस बजट से बहुत ज्यादा खुश हैं और ना ही बहुत ज्यादा नाराज। शायद उन्होंने बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी ही नहीं थी, इसीलिए नाराजगी भी वैसी ही है। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में ये बजट किसानों का रुख किस ओर करेगा। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो किसान कितने खुश नहीं, आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। क्या ये अमृतकाल का बजट है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय बारू जी हमारे साथ, सेक्रेटरी जनरल, पूर्व सेक्रेटरी जनरल फिक्की के इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपके एक लेख को मैं पढ़ रही थी संजय बारू जी, आपने निर्मला सीतारमण पर, उनके पूरे सफर पर बल्कि उसमें टिप्पणी की है कि किस तरह से आप उनको लकी भी कहते हैं कि वो 60th बर्थडे के इर्द गिर्द दूसरी महिला बनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रही है फुल टाइम पहली। आपने कहा कि सिर्फ हाइप नहीं होना चाहिए, होप भी होना चाहिए, यानी सिर्फ बड़े बड़े दावे नहीं होने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए रोड मैप। क्या आपको वो रोड मैप दिख रहा है? सरकार कह रही है कि हमने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बजट के साथ, इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हम लंबे वक्त के लिए बूस्ट करना चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, और ग्रोथ भी 9.2 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। संजय जी नमस्कार। जरूर रोड मैप तो दिख रहा है, मगर ये आश्चर्यजनक की बात है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को बंद करके पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया, और इस साल वो अमृतकाल 25 साल की योजना कह रहे हैं। मीडियम टर्म का मतलब 25 साल नहीं है। 25 साल हम रहेंगे, वो रहेंगे, किसको पता है। 2-3 साल आगे जो ट्रेजेक्टरी होगा, अगर वो क्लियरली बताएं कि 2024 जब इलेक्शन आने वाला है, जब तक हम कहाँ रहेंगे, आर्थिक परिस्थिति कहाँ रहेगा, रेवेन्यू सिचुएशन कहाँ रहेगा, रोजगार बढ़ाने का योजना कहाँ रहेगा। 2-3 साल का जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी अगर क्लियरली दिखाएं तो हम उसके आधार पे 2-3 साल के बाद जज भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 25 साल 2047 में ये सब होगा, तो ठीक है, अमृतकाल देखेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ रही है। मगर ओवरऑल ये मुझे लगता है बजट स्पीच सुनने के बाद कि मुझे तो जवाहरलाल नेहरू याद आ गए। नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर को स्थापित किया और कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर बढ़ेगी आगे तो उसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ेगी। जब पब्लिक सेक्टर खर्च करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो ये पब्लिक सेक्टर लेड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग, जो नेहरू जी का आइडिया था, वो मोदी जी अब सीख के 7 साल के बाद, 7 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, अब वो नेहरू जी की इकोनॉमिक्स सीख के पब्लिक सेक्टर को कुछ एम्फोसिस दे रहे हैं, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, आप डेटा देखिए, 3-4 साल से कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बजट सक्सेस होगा तो नए फैक्ट्रीज बनेंगे, नया कंस्ट्रक्शन होगा, इसके वजह से कुछ रोजगार बढ़ेगा। 1 साल के बाद जब तय कर सकेंगे कि इनका स्ट्रेटजी ठीक था या नहीं। ठीक है सर, 3 मुद्दों पर अब स्पेसिफिकली इंडिविजुअली मैं एक-एक करके जल्दी सवाल करूंगी और उस पर छोटे-छोटे जवाब आप दे दीजिएगा। सबसे पहले किसानों को लेकर जो बड़ी तस्वीर दिख रही है, उसमें कमिटमेंट कर रहे हैं 2.37 लाख करोड़ का कि हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, एमएसपी की भुगतान करेंगे गेहूं और धान के किसानों को। किसान ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। जो वहां पर रोड मैप है किसानों का, वो आपको सही दिखाई देता है तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद? देखिए, ये सब कहने की बात है, देखेंगे कि करेंगे क्या। इसलिए कि जो भी आइडियाज है किसानों के बारे में, जो आइडियाज हैं या मैन्युफैक्चरिंग, नए आइडियाज नहीं है, ये सब कई साल से है। मगर प्रॉब्लम सरकार के लिए है कि पैसा कहाँ है। सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है।
तो अगर इस साल रेवेन्यू जब बढ़ रहा है, अगर खर्च करेंगे पैसा, तब हम मानेंगे कि ये ठीक कर रहे हैं। मगर दिक्कत फिस्कल सिचुएशन, जीएसटी कलेक्शन कह रहे हैं कि इस बार भी 1,40,000 करोड़ का दावा है, और हर साल हर महीने लगभग, माफ कीजिएगा, हर महीने फिर भी ओवर 1 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है जी। फिर भी फिस्कल डेफिसिट 6.4% है, फिर भी फिस्कल डेफिसिट 6.4% है, तो ये काफी ज्यादा है। अगर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम जाते तो इस साल फिस्कल डेफिसिट 3% रहना चाहिए था, उसका डबल हो गया है। तो फिस्कल सिचुएशन देश का ठीक नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक और छोटा सा सवाल से छोटा सा जवाब। जो सरकार का बड़ा रोड मैप है उसमें वो डिजिटल को बहुत पुश दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पर भी 30% टैक्सेशन, उसकी कमाई पर 1% टीडीएस, डिजिटल रुपया भी लाने वाले हैं। ये प्रोग्रेसिव लग रहा है आपको? और 9.2 का जो प्रोजेक्शन है उस पर जल्दी से एक कमेंट, क्या आपको वो रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रहा है देश में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, ये सब ठीक है, मगर डिजिटल एजुकेशन मेरे ख्याल में ये रास्ता ठीक नहीं है। हर बच्चे के लिए, हर लड़के के लिए स्कूल जाना, स्कूल में दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ना, टीचर के साथ रहना, फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए, अमेरिका में देखिए कितना डिजिटल इकोनॉमी है, स्कूल्स चल रहे हैं। जापान देखिए, स्कूल्स चल रहे हैं। हमारे देश में हमने स्कूल्स बंद कर दिया 2 साल, कोरोना कह के सारा दुनिया में स्कूल्स ने बंद हुए हैं, और अब कह रहे हैं कि घर में बैठ के आप डिजिटल एजुकेशन करेंगे। ये क्या है? चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, वहां खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, सीखते हैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो ये मेरे ख्याल में ये डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी वो सब ठीक है, मगर डिजिटल एजुकेशन आई डोंट अप्रूव ऑफ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय बारू जी अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हमारे साथ, पूर्व सेक्रेटरी जनरल भी फिक्की के रह चुके हैं, क्रिटिकल इस बजट के वो हैं। हालांकि कोविड में स्कूल खोले जाए नहीं खोले जाए, ये वाइडर कंसल्टेशन के बाद इस तरह के फैसले लिए गए हैं। बच्चों को महामारी के दौरान बचाव करने के लिए धीरे धीरे किस तरह से स्कूल्स को खोला जाता है वापस, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वो अनुभव जाहिर तौर पर घर पे नहीं मिल सकता है बच्चों को। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं, अगर आप बयान सुन लेंगे तो नेता पहचान लेंगे। बजट के बाद अक्सर ये होता है, जो पक्ष के नेता होते हैं उनको ये बजट चौमुखी दिखाई दे रहा है, बहुत क्रांतिकारी दिख रहा है, वहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये शून्य बजट दिख रहा है। आइए आपको दिखा देते हैं क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बजट। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत। तो बजट पेश हो गया, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी, और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला मध्य वर्ग ताकता रह गया, क्योंकि टैक्स स्लैब में उसे एक बार फिर राहत नहीं मिली। मगर वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को चौंका दिया। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। मतलब ये कि इसे राहत समझा जाए कि टैक्स बढ़ाया नहीं गया। टैक्स वाली बात को वित्त मंत्री ने महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 72 श्लोक 11 को पढ़ा, जिसका मूल ये था कि राजा को जनता की भलाई में ढिलाई न करने के लिए धर्म के अनुरूप करों का संरक्षण करना चाहिए, जो जनता की भलाई में काम आए। कांग्रेस की ओर से इसका जवाब दिया गया। तो ये कहा कि ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट। कांग्रेस कुछ भी कहे, मगर बजट की भर तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। बीजेपी की ओर से बजट की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बजट से आम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इसमें आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे आवास हो, एक लंबा उसके लिए बेहतरीन व्यवस्था दी है, आर्थिक व्यवस्था, जिसमें लोगों को सड़क, घर, अन्य सारी चीजों की सुविधा मिल सके। बजट में कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कुछ नहीं मिला, जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। को पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना, I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। 100 सरकार में केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये भरोसे और विश्वास का बजट है और विपक्ष कह रहा है कि ये गरीब और किसान विरोधी बजट है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। निराशा, पूर्ण निराशा, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। शिवसेना की ओर से भी बजट को नकार दिया गया। आम आदमी की दिक्कतें हैं, उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% जीडीपी बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। योगेंद्र यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों से बदला ले रही है। 90 मिनट की स्पीच में सिर्फ 2.5-3 मिनट किसान और रूरल एरियाज के बारे में थे, और वो भी नाम मात्र की घोषणाएं कर आके चलती बनी। मुझे लगा कि किसान आंदोलन से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलनकारियों से बदला लेने की बजाय किसानों से बदला ले रही है। ये पहली बार नहीं है कि बजट आने पर सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है और विपक्ष इसे निराशाजनक। लेकिन इतना जरूर है कि इस बजट में मध्य वर्ग के लिए संतोष करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। आज तक ब्यूरो। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में क्या है जिसका वास्ता सीधा आपसे है? क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर असर? क्या है चुनावी वास्ता? क्या होगा फायदा, कहां होगा नुकसान? क्या उम्मीद रखें कि जो बोझ आम आदमी, मिडिल क्लास झेल रहा था, उसमें कुछ राहत मिलेगी? बजट की जो बड़ी बातें हैं, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। आखिर इस बजट में आम आदमी को क्या मिला? बजट महंगाई पर कितनी चोट करेगा? गरीब और व्यापारियों को बजट से कितना फायदा? ये वो मुद्दे हैं जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं।
ये वो मुद्दे हैं जिनका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। ऐसे में सरकार के इस बजट को एक्सपर्ट आम आदमी के लिए निराशाजनक बता रहे हैं, जबकि सरकार बजट को आम आदमी के लिए राहत वाला बता रही है। बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूं। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सबको राहत दिलाया नहीं है। निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि पिछले 2 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। मोदी सरकार ने 2020 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन ये ज्यादा राहत वाला बदलाव नहीं था। कुछ सीमाएं घटाई गई तो कुछ बढ़ा दी गई। देखा जाए तो 2014 के बाद आयकर में छूट वाली कोई घोषणा नहीं हुई। इसीलिए लग रहा था कि शायद इस बार कुछ बड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता वित्त मंत्री ने टैक्स सुधार से जुड़े कुछ ऐलान जरूर किए। अब इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर शिकायतें दूर करने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है तो 2 साल के भीतर भूल सुधार हो सकता है। टैक्स विवाद के निपटारे की नई व्यवस्था की गई है। कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान हुआ है। जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष मैदान में है, वहां बजट में झटका लग सकता है, क्योंकि बजट में सब्सिडी को घटाने का फैसला किया गया है। सरकार ने बजट में सब्सिडी पर 39% तक की कमी का ऐलान किया है। कुल सब्सिडी घटकर 3,17,866 करोड़ रुपए हो जाएगी, जबकि फिलहाल 4,33,108 करोड़ रुपए है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि बजट में आम आदमी को फायदा होगा, गरीबों और पिछड़ों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के मुताबिक गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं ट्रेवल की बात करें तो ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे और जूते चप्पल सस्ते होंगे। बहरहाल सरकार के इस बजट ने सबसे ज्यादा निराश आम आदमी को किया है। वहीं महिलाओं के लिए भी बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो। तो इस बजट पर क्या खुश हो आम आदमी, क्या उसके हाथ में लगा है, कितना असरदार, इस सब पर बातचीत करने के लिए अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, विपक्ष आलोचना कह रहा है, वो कह रहा है कि जीरो बजट है, आप शून्य बजट है, क्योंकि ना आम आदमी को कुछ मिला है, ना मिडिल क्लास को कुछ मिला है, आपने रियायतें देने की कोशिश नहीं की है, आपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। अशोक गहलोत कहते हैं कि ये महंगाई भगाने वाला नहीं, महंगाई लाने वाला है। क्या है इस बजट में जिसके जरिए आप इन दलीलों को काउंटर करेंगे, या जिससे जो 9.2 का प्रोजेक्शन है ग्रोथ का, उसको आप सही ठहराएंगे? राजीव जी।
अंजना जी, मैं तो इस कांग्रेस जैसे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं उन्होंने कितने अच्छे से इकोनॉमी चलाया था। 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2008 से 2014 तक कांग्रेस ने उनके इकोनॉमिक विजनरी पॉलिसीज, हमारे देश का क्या हाल हुआ था हम सब जानते हैं। तो मैं अशोक गहलोत और पी चिदम्बरम के जैसे इकोनॉमिक विजनरी तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको आपके सामने जरा तथ्य प्रेजेंट करूं। हम निकल रहे हैं 2 साल के इस कोविड महामारी से, जिसका एक बड़ा डीप डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट था इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पर भी ही नहीं, दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी पे, ग्लोबल ट्रेड पर। और हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को कैसे बचाएं और इकोनॉमी को कैसे रीबाउंड करें। इसी समय, इसी टाइम में, अगर आप पिछले साल में आप ट्वीट देंगे, स्टेटमेंट देखेंगे हमारे कांग्रेस साथियों के, वो निराशाजनक बजट के पार्लियामेंट के बाहर आए थे। टॉक शोज में और न्यूज चैनल्स में वो कहते घूम रहे थे कि ये तो हम इम्प्लोड करने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी की तबाही होने वाली है। और 1 साल के बाद रिजल्ट्स आपके सामने, देश के सामने हैं। हम दुनिया के सबसे तेजी से रीबाउंडिंग वाले इकोनॉमी हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे देश में आया है, और हम इस प्रोसेस ऑफ रीबाउंड में दुनिया के सभी देशों से आगे हैं। क्या हमने पूरी जर्नी ऑफ रीबाउंड खत्म किया है? नहीं। इसीलिए इस बजट में प्रीवियस साल का जो मोमेंटम था, जो हमने एक रोड मैप हमने तैयार किया था, उसको कंसोलिडेट करने की एक दिशा में इस बजट पॉइंट करता है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि मिडिल क्लास को इससे कुछ नहीं मिला, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इकोनॉमी के रीबाउंड होने से किसको बेनिफिट होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही है सैलरीड क्लास, जिनके जॉब्स हैं, जिनके कंपनीज में नौकरी है। अगर उनके कंपनी के रीबाउंड होता है, इकोनॉमी रीबाउंड होता है, डिमांड ज्यादा होता है, तो फिर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का कौन होता है? पॉलिटिकल लीडर तो नहीं, लोग होते हैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इन द सक्सेस और ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो मैं मानता हूं ये इनकी निराशा कुछ और कारण के लिए है। उनकी निराशा ये है कि हमने जो कहा है 21 में हमने कर दिखाया है, और हम 22 में जो कह रहे हैं वो भी हम कर दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी से एक सवाल, उसका आप जवाब देते रहिएगा। क्या जो ये मिडिल क्लास की मायूसी है उसको मोल लेकर भी आप अर्थव्यवस्था की सेहत पर ध्यान दे रहे हैं? असल लोगों का ये मानना था ना कि आप जीएसटी का इतना बम्पर कलेक्शन कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने उसका जिक्र भी किया, धन्यवाद भी किया, 1.40 लाख करोड़ जनवरी में, उससे पहले भी 1 लाख करोड़ के ऊपर लगातार। थोड़ा इनकम टैक्स स्लैब में कहीं पर राहत, एग्जेम्पशन लिमिट को ही बढ़ा देते, कुछ जो डायरेक्ट एक फायदा लोग देखते हैं वो नहीं मिल पाया है, उसमें मायूसी हाथ लगी। देखिए अंजना जी, हम इस अनप्रेसिडेंटेड एक हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली बार देश में सरकार 10 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किसका, कौन है बेनिफिशियरी? आप, हम और सभी देशवासियों। ये पैसा जो 10 लाख करोड़ जो जीएसटी का कलेक्शन है, टैक्स का कलेक्शन है, जा रहा है इकोनॉमिक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। तो अगर ये हम किसी को कोई कहे कि हम मिडिल क्लास को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, हाँ ये तो है, कोई हम सौंप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं उनके लिए। अगर रोड्स बना रहे हैं, ग्रामीण रोड बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम नागरिक के लिए बना रहे हैं, सिटीजन के लिए बना रहे हैं, रूरल सिटीजन के लिए बना रहे हैं। अगर हम हाईवेज बना रहे हैं तो हम हमारे मिडिल क्लास सिटीजन के लिए बना रहे हैं। जी धन्यवाद राजीव जी। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, सरकार का पक्ष, सरकार का नजरिया वो इस बजट पर रखते हुए। देखिए, सरकार की तरफ से लगातार तमाम खूबियां इस बजट में गिनाई जा रही है, इसे शानदार बताया जा रहा है। क्या इसमें वाकई जिस कल्पना को, जिस आने वाले वक्त में फायदा अर्थव्यवस्था में सरकार दावा कर रही है, वो होता हुआ दिख रहा है? हमने कुछ ही देर पहले नीति आयोग के सीईओ से, अमिताभ कांत से इस पर बात की है, सुनिए उनका क्या नजरिया।
तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। क्या है इसमें मुख्य बातें, एक अलग लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत साहब जुड़े हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म बजट लेकर सरकार आई है, कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जो कह रहे हैं कि भैया ये तो नॉन बजट है, ये किया क्या है, किस क्लास को क्या फायदा क्या नुकसान दिया है। आम भाषा में अगर हमारे दर्शकों को आप समझाएं तो इस बजट में हाइलाइट्स जो टॉप पॉइंट्स हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का यही आरोप लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ना मिडिल क्लास को, ना गरीबों को, किसी भी तबके को, ना किसानों को बहुत ज्यादा कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बड़ा फायदा इस बजट के जरिए नहीं पहुंचाया गया है। अमिताभ कांत इस पर क्या सोचते हैं? अमिताभ जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर देश में होता है जो कि बहुत बढ़ाया गया है, और अगर हम पूरा सेंटर और स्टेट का जो एलोकेशन किया है इस गवर्नमेंट ने, तो उसको पूरा मिलाकर देखते हैं तो करीब जीडीपी का 4% कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। जब इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा तो वो ग्रोथ पूरे देश की होगी। तो जब देश की ग्रोथ होती है तो गरीब भी आगे बढ़ता है, मिडिल क्लास भी आगे बढ़ता है, देश पूरा आगे बढ़ता है। तो सबसे जरूरी काम जो समझना जरूरी है कि हमें देश को आगे ले जाना है। जब ग्रोथ, हम वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ में आते हैं, तभी गरीब लोग गरीबी से हटेंगे, मिडिल क्लास भी आगे बढ़ेगा। पहले तो सबसे जरूरी चीज ये समझने की जरूरत। दूसरी चीज जो ये कही जा रही है कि आम आदमी के लिए क्या है, तो मैंने इस बजट को पूरा एनालाइज किया। इस साल के एलोकेशन और जो 21-22 का एलोकेशन था, बीई फिगर्स थी उसके साथ, तो अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, जैसे कि आप नेशनल एजुकेशन मिशन है, जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है जिसमें करीब 13,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जैसे प्रधानमंत्री किसान है उसकी भी बजट एलोकेशन बढ़ी है, और जैसे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देखते हैं तो उसमें तो करीब बीई का जो एलोकेशन था उससे करीब 30-35 हजार बढ़ा है। तो पूरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सब्सिडी स्कीम्स में है वो भी बढ़ा है, तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा से बढ़ा है। तो ये जो दिखाता है कि ये गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया सो बढ़ाया है, उसके साथ साथ गरीब लोगों की जो कल्याण योजनाएं थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, उनका बजट भी बढ़ाया गया है। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बी टू बी कंपैरिजन में तो बढ़ा ही है, पर अगर जब जैसे जैसे स्कीम्स का पैसा यूटिलाइजेशन होता जाएगा, आरई में इसको लिए और बढ़ाया जाएगा। तो ये सब सारी स्कीमें, ये तो सारी सब्सिडी स्कीमें हैं जो कि कॉमन आदमी को और गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये वेलफेयर बजट भी है, ये डेवलपमेंट बजट है, वेलफेयर बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग बजट है। अमिताभ जी, मिडिल क्लास ताकता रह गया, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद है। खुद वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी कलेक्शन कैसा बम्पर कलेक्शन हो रहा है, बम है सरकार, 1,40,000 करोड़ अभी ये जनवरी के महीने में, और लगातार कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। जब इतने बम थे तो टैक्स रिबेट जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसी में 2.5 लाख से थोड़ा सा आगे बढ़ाते, वहां पर भी डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर या फिर टैक्सेस पर ओवरऑल लेकर कुछ चीजों पर ड्यूटी घटाई गई है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो ऐसा लग रहा है कि वो ताकता रह गया। अमिताभ जी। अंजना जी, देखिए पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया था, और मेरे विचार से प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी टैक्स पॉलिसी में बहुत आवश्यक है। आप हर साल बजट में अगर आप टैक्स रेजिम को बदलते रहेंगे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, वो करना ठीक नहीं है। इसलिए एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी की जरूरत है, और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में जब ग्रोथ होगी तो सबको फायदा होगा। और मेरे विचार से इस बार के बजट में जो एमएसएमई के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है, जो ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो बजट बढ़ाया गया है, जो फूड सब्सिडी को लेकर पिछले साल के साथ हम देखें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ी है, पीएम किसान का एलोकेशन बढ़ा है, और पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो ये नेशनल एजुकेशन
एलोकेशन, मिशन में बहुत एलोकेशन बढ़ा है, तो ये किसको बेनिफिट करेगा? ये तो मिडिल क्लास को ही तो बेनिफिट करेगा। किसानों के लिए क्या कुछ है, क्योंकि वो भी एक गले की फांस, आप 3 कृषि कानून लाए थे, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन कृषि क्षेत्र में क्या उस पर हुआ है? महंगाई और कृषि क्षेत्र दोनों पर आपका जवाब अमिताभ जी। अंजना जी, पहले तो ये बताना जरूरी है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का एलोकेशन जो पिछले साल करीब 80,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर करीब 1,05,000 करोड़ कर दिया गया है। तो करीब 25,000 करोड़ बी स्टेज पर बढ़ाया गया है। दूसरा, पीएम किसान में बजटरी एलोकेशन 65,000 था, जिसको बढ़ा के भी 78,000 कर दिया, तो वो भी बढ़ा है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये भी बहुत समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज होते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट हो रहा है, और इसीलिए नेचुरल फार्मिंग पर बहुत फोकस रहा है। और इसीलिए ये कहा गया है कि गंगा की बेल्ट पे काफी नेचुरल फार्मिंग को इनकरेज किया जाएगा। तो मेरे विचार से बहुत सोच समझ के प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स को कैसे बेटर लाइवलीहुड दिया जाए, कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये सब सोच समझ के किया गया है, और पूरा कृषि मंत्रालय इसीलिए काम करेगा नेचुरल फार्मिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के। उन्होंने पर्सपेक्टिव में तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं वो रखा है।